आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ना, ये मोटिवेशनल है। और हाँ, इस कहानी के बाद हो सकता है कि आपका सोचने का नज़रिया बदल जाए। आप जो सामने वाले के लिए सोचते समझते हो या कभी कभी किसी का मजाक बना देते हो, शायद बदल जाए। आप पहली बार आए तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और आज की एक कहानी स्पेशली उन बच्चों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जो कि अपनी क्लास में, चाहे किसी भी सेक्शन में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, वो अपने से सामने वाले को थोड़ा कम आंकते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। और ये उनके लिए भी है जो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हैं और अपने जूनियर्स का अपमान कर देते हैं। कहानी ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और हाँ, बताइएगा ज़रूर कि लगी कैसी। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आपको कहानी ठीक लगी और स्टोरीज़ में आपकी रुचि है, आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार है जो शेयर करना चाहते हैं, तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियाँ अक्सर मैं लाता रहता हूँ। आज की कहानी दो लोगों पर आधारित है। एक तो बहुत बड़े रईस, पैसे वाले, बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका इतना बड़ा नाम है कि हर 2 दिन में उनकी अखबार में तस्वीर आती है कि आज इस व्यापारी ये बड़ी कंपनी खरीदने वाला है। आज इनकी कंपनी ने उतना मुनाफा किया, इन्होंने खरीदी है एक लग्जरी गाड़ी, इन्होंने बनाया जन्मदिन विदेश में जाकर और पता नहीं न जाने क्या क्या। यहाँ तक कि इनके घर के कुत्ते बिल्ली की भी खबर अखबार में आ जाती है। इतने बड़े आदमी, और ये सच्ची कहानी है जो मैं बता रहा हूँ। ये नई नई फैक्ट्री ऐसे डाल देते हैं जैसे कि कोई मजाक चल रहा हो। इंसान को एक छोटी सी दुकान खरीदने में, खैर खरीदना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, किराए पर भी लेने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाते हैं। इंसान अपना खुद का घर नहीं बना पाता है, लेकिन ये फैक्ट्री ऐसे खरीदते हैं जैसे मजाक चल रहा हो। इन्हें कभी सामने वाले की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखी ही नहीं। भैया पैसा है, भरपूर है, इतना है कि जिंदगी भर दोनों हाथों से खर्चूंगा ना तो भी खत्म नहीं होगा। और ये हकीकत है। इनके घर में हर एक इंसान में कूट कूट कर घमंड भरा हुआ था। ईश्वर को तो खैर कोई मानता ही नहीं है। जब पैसा आ जाता है तो भगवान की पूजा करने के लिए वक्त नहीं मिलता, क्योंकि फिर बिजी हो जाता है आदमी। काम पर पहुंचना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, मार्केट में क्या चल रहा है वो सब देखना है। भगवान को अभी साइड में कर दो। लेकिन भगवान एक ना एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जो बता देते हैं कि इंसान की औकात कितनी होती है। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप ईश्वर की पूजा करें, भक्ति करें, लेकिन एक बात आज की कहानी में क्लियर होने वाली है। और हाँ, 100% बोल रहा हूँ कि ये कहानी आपके दिल तक ज़रूर पहुँच जाएगी। होता क्या है कि ये व्यापारी जो है अपने इस व्यापार को और बड़ा करने के लिए एक गाँव की तरफ रुख करता है। और इसका हमेशा से क्या हिसाब किताब रहता था कि ना ड्राइवर ना अपने साथ कोई लोग, ये जब भी कोई नया जगह देखने जाता है कि मुझे यहाँ नई फैक्ट्री एक खड़ी करनी है, तो एक इसका मानना है कि मैं अकेले वो जगह जाकर देखता हूँ। बस इसे बता दिया जाता है कि सर वो जगह है, वहाँ पर जाकर आप फैक्ट्री का मुआयना कर सकते हो। ज़मीन खरीद रहा था, ये बहुत सारी, बहुत बड़ी ज़मीन, और ये एक गाँव की ज़मीन थी। ठीक है, मतलब गांव में उसमें एक नदी थी। नदी के बाद वाला एरिया जो था वो गांव वाले ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, तो वो ख़रीदने के लिए मतलब तैयार था गवर्नमेंट की तरफ से। हर तरह से वो लीगल थी कि आप ख़रीद सकते हो। और हाँ, उस ज़मीन की तरफ और भी बड़े जो फैक्ट्री डाल सकते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, उन्होंने नज़र तो करी, लेकिन बाद में प्लान ड्रॉप कर दिया था कि यहाँ इतनी दूर फैक्ट्री डालने का क्या मतलब बनता है, यहाँ पर लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, या इधर से कोई मुनाफा होगा नहीं होगा। और बस 100 बातें हुई। लेकिन ये व्यापारी पहुंच गया। ये बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से गांव को क्रॉस करता हुआ गांव की छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मकान और वहां का रहन सहन देखकर उन पर हंसता हुआ ये इस गांव से पास हो गया। और जब गया तो एक जगह जाकर इसकी गाड़ी रुक गई। देखता क्या है कि सामने नदी है, पार करना पड़ेगा। और अगर मैं पूरा घूम कर जाता हूँ तकरीबन 12-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इस छोटी सी नदी को पार कर देता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा लगेगा। तो क्यों ना मैं नदी से ही जाऊं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखते क्या है कि नदी में एक कॉर्नर पे इस तरफ तट पर एक नाव वाला बैठा है, वो अपना खाना खा रहा था। ये गए उसके पास और कहते हैं कि
यहाँ से वहाँ तक मुझे पहुँचा सकते हो? तो उसने कहा हाँ साहब, मेरा काम ही यही है, बस आखिरी रोटी रह गई है, इसे खा लेता हूँ। तो उसने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, पैसा बहुत है, एक काम कर, ये रोटी बाद में खा लियो। उसने कहा मैं बस 2 मिनट में, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है मालिक, मुझे 2 मिनट लगेंगे और बहुत तेज़ भूख लग रही है, वक्त नहीं मिलता। फिर उसके बाद खाना भी कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्मी की वजह से ख़राब ना हो जाए, तो ख़राब होने से पहले खाना मुझे खा लेना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तेरी मर्ज़ी है, फिर मैं कहीं और देखता हूँ, किसी और नाव को देखता हूँ। अब यहाँ पर इत्तेफाकन ये अकेला ही था, बाकी नाव तो खड़ी थी लेकिन ये अकेला ही था चलाने वाले, बाकी सब लोग कहीं गए थे, कोई खाना खाने गया है, कोई कहीं आराम करने गया है। इसने देखा जब कहीं कोई नाव वाला नहीं मिला तो इससे बोलते हैं कि तुझे अभी मेरे साथ चलना होगा, और इसके खाने के डिब्बे पे पैर मार दिया। वो जो खाना था ज़मीन पर गिर गया, जो रोटी थी उस पर हाथ मार दिया, वो हाथ से छिटक कर नदी में गिर गई। इसकी आंखों में आंसू थे, और एक चीज़ बताऊं, ये इसकी पहली रोटी थी, ये खाने के लिए लाया ही इतना था जो कि बिखर गया। वो तो सामने वाले को दिखाने के लिए बोल रहा था कि मैं बस आखिरी रोटी रह गई है, इसे खा लेता हूँ। इसे बड़ा अजीब लगा कि ये किस तरह का बड़ा आदमी है जिसने मेरे खाने को लात मारकर बिखेर दिया। फिर भी इसने उस अन्न का अपमान ना होते हुए सब्जी जो ज़मीन पर गिरी थी उसे जैसे तैसे हाथ से बटोर कर अपने डिब्बे में रख लिया कि अगर साफ़ करके खा पाया तो खा लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बड़े लोग आए हैं, शहर से बड़ा आदमी आया है, इन्हें नाव से इधर से उधर पहुंचाना मेरा काम है, मैं ये करता हूँ। इसने बिना गुस्सा हुए बस नदी में से थोड़ा सा पानी लिया, पिया, मुंह धोया, अपना गमछा बांधा सिर पर और कहता कि साहब चलिए। अब उसने कहा कि तुम जैसे लोगों को ना जब तक ऐसे ना समझाओ समझ नहीं आता, पता है मैं कौन हूँ? उसने हाथ जोड़े कि नहीं मालिक, मुझे नहीं पता, मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपका समय ख़राब कर दिया, आप बैठिए, नाव में बैठिए। नाव में बैठाकर अब वो जब चलना शुरू हुए, मतलब इधर से उधर जाने के लिए जब शुरू हुए, तो वो आदमी जिसमें घमंड भरपूर था कहता है कि तेरी किस्मत बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो उसने अपने बिखरे हुए खाने को देखा और इनकी तरफ देखकर बोलता है कि मेरी किस्मत तेज़ है? मालिक आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा तुझे जानता नहीं है कि तेरी नाव में कौन बैठा है। मैं अपना नाम बताकर बोलते हैं कि इतना बड़ा व्यापारी हूँ कि पूरा गाँव खरीद सकता हूँ। उसने कहा अच्छी बात है। उसके चेहरे पर कोई समस्या नहीं दिख रही थी, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा नहीं कि गुस्सा हो, नाव वाले के लिए बोल रहा हूँ ना। उसके चेहरे पर ऐसा आया कि अरे मेरे सामने इतना बड़ा आदमी बैठा है। वो बस अपना काम कर रहा था। कहते हैं कि हर दूसरे दिन मेरी अखबार में तस्वीर आती है, मुझे ध्यान से देख, कितना किस्मत वाला है तू। वो कहते हैं कि कभी तेरी नाव में मुझसे ज़्यादा बड़ा या मेरे जैसा आदमी ना बैठा होगा ना कभी बैठेगा, तेरी किस्मत बहुत तेज़ है। अब उसने कहा कि हाँ साहब ठीक है, अच्छी बात है, आप बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपना काम करता जा रहा था। उन्होंने कहा लेकिन अखबार कभी तो देखा होगा, कभी तो पढ़ा होगा मेरे बारे में। उसने कहा कि साहब मुझे लिखना पढ़ना ही नहीं आता और मैं अखबार का क्या करूँगा, मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं पढ़ पाऊँ। तो हंसकर कहते हैं कि अरे तू पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब तेरे घर वाले का 2 रुपये भी नहीं जोड़ पाए जिसकी वजह से तू स्कूल जा पाता, पढ़ पाता। और हंसने लगे, और इस वक्त इनकी हंसी सामने वाले को बेइज्जत करने वाली थी। उन्होंने कहा साहब नहीं, घर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से मैं स्कूल जा नहीं पाया, मैं बचपन से ही काम पर लग गया और अब तो क्या ही पढ़ूंगा मैं, और अब बस काम ही काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत मेहनत करती है, घर घर जाकर चौका बर्तन करती है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या फ़ायदा, इतना करने के बाद भी चला तो ना हो रहा है, और हंसने लगा। और फिर उसकी तरफ देखकर बोलते हैं कि मुझे सच में तुम जैसे लोगों से बात करने का ना समय नहीं होता, लेकिन तेरे को देख देख कर बार बार ऐसा लग रहा है कि लोगों की किस्मत ऐसी भी होती है। मुझसे मिलने के लिए लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, और तू मेरे ठीक सामने बैठा है, तू जानता ही नहीं है। खैर, कभी शहर नहीं गया, कभी अखबार नहीं पढ़ा, तेरी ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अब उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, मैं बिल्कुल ही बेकार इंसान रह गया। अब यहाँ ये जो रईस आदमी है, इससे बोलते हैं कि तू ये सोच रहा होगा कि इतना व्यस्त आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना रईस आदमी जिससे मिलने के लिए लोग ना जाने कितने महीने का इंतज़ार करते हैं, वो तेरे सामने इस छोटे से अजीब से गांव में क्यों आया है। उसने कहा हाँ साहब, कोई ज़रूरी काम रहा होगा इसीलिए आए होगे आप। उसने कहा हाँ, ये जो सामने की सारी ज़मीन देख रहा है तू, ये मैं ख़रीद रहा हूँ और यहाँ फैक्ट्री डलेगी। उसने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ईश्वर आप पर कृपा करे। उसने कहा मेरे को किसी आशीर्वाद वगैरह की ज़रूरत नहीं, और तेरे जैसों से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तूने ना तो कभी पढ़ाई लिखाई करी, ना तूने कभी शहर देखा। खैर फैक्ट्री पता है क्या होती है?
उसने कहा हाँ साहब, बहुत सारे लोग जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ कुछ काम करते हैं, कारखाना। उसने कहा हाँ कारखाना, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, यहाँ जो मैं बनाऊँगा ये देश विदेश में भी पहुँचेगी चीज़। उसने कहा क्या बनाएंगे आप? तो बताया कि पानी की बॉटल्स, मिनरल वाटर। उसने कहा ये कैसा पानी होता है? फिर हंसकर कहता है कि अरे तेरी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है, तुझे पानी ही नहीं पता। अरे बाज़ार में कभी गया नहीं, शहर कभी जाएगा ना तो वहाँ दुकानों पर पानी बिकता है बोतलों में, मैं वो बनाता हूँ और वो फैक्ट्री यहाँ पर डलेगी। तुम जैसों का होना ना होना बराबर ही है। अब ये सब सुनने के बाद इस नाव वाले की आंखों में थोड़े से आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने गमछे से पहुंचा और मुस्कुराहट के साथ बोलता है कि साहब आपकी फैक्ट्री खूब चलेगी। उसने कहा हाँ बिल्कुल चलेगी, और मेरे को कभी नुकसान होता ही नहीं। मैं कभी ऐसा व्यापार नहीं करता जिसके अंदर मुझे 1 रुपये का भी घाटा हो जाए। अरे खैर तुझे क्या पता 1 रुपया 2 रुपया कितना होता है, तेरी ज़िंदगी तो इस नाव में ही सिमट कर रह गई है। ना तूने शहर देखा, ना तूने पढ़ाई करी, तेरी ज़िंदगी का वैसे कोई मतलब है नहीं। जब वो इस तरह से उसे जलील कर रहे थे, बदतमीज़ियाँ कर रहे थे और ऐसा अपमान कर रहे थे जिसमें आदमी को आप ऐसे अपमानित करते हैं तो 2-1 सेकंड में, 1 आध दिन में ये दर्द हट जाता है। लेकिन अगर दिल पर शब्दों से किसी को आपने परेशान कर दिया, उसे ठेस पहुंचा दी, तो वो बहुत दिनों तक और ज़िंदगी भर तक के लिए एक निशान बन जाता है। अब यहाँ ये जो पैसे वाले भाई साहब हैं, हर 2 मिनट में उसका मजाक बनाते थे, उसको बेइज्जत करते थे, उसका अपमान करते करते ये बोलते थे कि तेरी ज़िंदगी का क्या महत्व है। अरे तुझे ये भी नहीं आता, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। वो भी इसी सोच में था कि मेरी ज़िंदगी का वास्तव में कोई महत्व है ही नहीं, और ध्यान भटका और ये जो नाव है पत्थर में किसी चलती चीज़ में ना जाने कैसे टकरा गई कि नाव में छेद हो गया। जैसे ही छेद हुआ, उसने जो चप्पू चला रहा था एकदम रोक दिया। अब वो उस छेद को देख रहा है और ये जो रईस आदमी है ये भी उस छेद को देख रहा है जिसमें से पानी लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। चेहरे पर एक अजीब सा जो घमंड था वो डर में बदल गया। नाव वाले को देखकर बोलते हैं कि तुझे तमीज़ नहीं है कि नाव कैसे चलाते हैं, ये क्या हुआ है? उसने कहा साहब ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप डरिए मत, कुछ ना कुछ मैं करूँगा। उसने कहा तू कुछ भी कर, मुझे यहाँ से बस उस तट तक पहुँचा दे, तू जो कहेगा मैं तुझे दूंगा। उसने नाव वाले ने उनकी तरफ देखा कि ये अभी तक जो घमंड में स्वर आ रहे थे, जो शब्द आ रहे थे, एकदम ये बदल गए। उनकी तरफ देखकर बोलता है कि साहब आप ठीक हो? उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये कुछ ही देर में नाव डूबने वाली है। उसने कहा हाँ साहब बिल्कुल डूबने वाली है, और मैं सोच रहा हूँ मेरा घर परिवार अब कैसे चलेगा। इस नाव को अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। उसने कहा सारी बातें छोड़, पहले मुझे यहाँ से उस तट तक पहुँचा। उसने कहा साहब आपको तैरना तो आता होगा, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपकी रोज़ अखबार में तस्वीर आती है, आप कहीं भी फैक्ट्री खरीद सकते हैं, कोई भी ज़मीन, कोई भी गाँव खरीद सकते हैं। आपसे मिलने के लिए लोगों को 3-3 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, तैरना तो आता होगा। इसने उस नाव वाले की तरफ देखकर बोला कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो नाव वाले ने यहाँ पर हंसकर बोला ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें आपको तैरना भी ना आए। उस आदमी को एकदम से अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलत किया, जो भी मेरे शब्द थे सब गलत थे, मेरा घमंड किसी लायक नहीं, मेरी सारी जमा पूंजी, मेरी धनराशि, मेरा नाम, मेरा रुतबा धरा का धरा रह गया। एक छोटे से नाव वाले ने, जिसका कोई मेरे सामने महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कौन है मेरे आगे, लेकिन उसने मेरी औकात दिखा दी। वो आंखों में आंसू के साथ इसके सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि मुझे बचा लो। तो गांव वाले ने अपने गमछे को खोला, दोबारा से बांधा और टाइट करके कहता है कि आप निश्चिंत रहो, मुझे तैरना आता है, और हाँ मुझे बचाना भी आता है, तो आपको मैं डूबने नहीं दूंगा। आप बस मुझे कसकर पकड़ लो और मैं आपको सामने तट तक, आपकी गाड़ी तक वापस पहुंचा दूंगा। उस आदमी ने उसे कसकर पकड़ लिया। घमंड जिसमें बहुत सारा था, रईस आदमी ने उस नाव वाले को कसकर पकड़ लिया और उसने उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। इसके बाद से उन्होंने कभी भी किसी का मजाक बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि एक चीज़ बताऊं, कहानी तो वैसे इतनी ही है, लेकिन एक छोटी सी बात अब मेरी तरफ से कि कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी का भी, छोटे बड़े किसी का भी, क्योंकि आप नहीं जानते कब ईश्वर आपको आपकी औकात दिखा दे और आपको किसी की मदद लेनी पड़ जाए। और जब मदद लेनी हो उस इंसान से ना जिसको आपने कभी अपमानित किया था, बहुत शर्म आती है। इंसान को शब्द नहीं मिलते उससे मदद मांगने वाले, कि किस मुंह से मैं उसके सामने जाऊंगा, किस मुंह से मैं उससे मदद मांगूं।
इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सामने आपके कोई छोटा हो बड़ा हो, आपसे रईस हो आपसे गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मजाक कभी मत बनाइएगा, ना जाने आपको उसकी कब ज़रूरत पड़ जाए। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, व्हाट्सएप इंस्टा जहां आपको अच्छा लगता है प्लीज़ शेयर करिए, तभी मैं थोड़ा जो मेहनत कर रहा हूं लोगों तक पहुंच पाएगी। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाइएगा, ऑल भी दबाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।